देखिएगा, कल हमने साइंस को शुरू किया है और साइंस में विटामिन पढ़ना शुरू किया। मैं बोला पहला पॉइंट, विटामिन होता क्या है? तो आपको पता है कि विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जो हमारे शरीर में वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करता है। वाइटल रिएक्शन, इट कंट्रोल द वाइटल रिएक्शन, कंट्रोल करता है। वाइटल रिएक्शन कहने का मतलब जैसे शरीर में जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं, लाइक मांसपेशियों का बढ़ना घटना, है ना, ठीक है ना, किसी त्वचा में झुर्रियों का आना, ठीक है ना, जैसे आंखों की रोशनी का चला जाना या आंखें आंखें अच्छे से दिखाई देना, बाल का झड़ना, ये सब जैविक क्रिया है। हर विटामिन हमको कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ऊर्जा प्रदान नहीं करता, मतलब विटामिन से हमको कोई एनर्जी नहीं मिलती, 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मतलब विटामिन खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा मिले ऐसा नहीं है। अब अगर विटामिन का शोषण कर रहे हैं, विटामिन प्राप्त कर रहे हैं, विटामिन ए बी सी डी जिसका भी टेबलेट खा रहे हैं, वो केवल आपके शरीर में जैविक क्रिया को करवाएगा। फंक्शनल बॉडी क्या होगी इसकी? जैविक क्रिया, वाइटल रिएक्शन करेगा, पर ये शरीर को ऊर्जा नहीं देता। कल मैं नोट करके आपको बताया था कि वाटर एंड विटामिन्स, ये दोनों से हमको ऊर्जा नहीं मिलती। ये ऐसे कंपाउंड है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का कोई सोर्स पैदा नहीं होता, ऊर्जा नहीं मिलती। ओके, मतलब ये हमारे शरीर के लिए नेसेसरी है, हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, परंतु इससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिले ये ऐसा पॉसिबल नहीं। ये ऊर्जा की सोर्स नहीं है। मतलब हमारे शरीर को अगर एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? भोज्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा और फिर आपका कहेंगे प्रोटीन लेना पड़ेगा अगर ऊर्जा लेनी है। परंतु केवल वाटर या विटामिन लोगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिले ऐसा पॉसिबल नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसका उपयोग क्या होता है? तो ये वाइटल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जैविक क्रिया को करवाता है। ओके, अब ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला विटामिन, दो प्रकार से होता है। एक तो मैं बोला जल में घुलनशील, जल में घुल जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन होता है। जल में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल, तो जल में देखो, भैंस गई पानी में, कल बताया था, भैंस गई पानी में, ठीक है, भैंस गई पानी में, पानी से याद रखना जल, और जल से भैंस, भैंस से याद रखना बी और सी। विटामिन बी है, विटामिन बी है, विटामिन बी है। पहला क्वेश्चन, विटामिन बी है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं, जटिल विटामिन भी कहा जाता है, जटिल विटामिन भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स विटामिन, जटिल विटामिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि B1, B2, B3, B5, B7,
B6, B9, B12, ये सब को डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग। विटामिन पहला मैं बोला कि जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो इससे एक ट्रिक याद रखना है, भैंस गई पानी में और भैंस से बी और सी याद रखना है। भैंस से क्या याद रखना है? बी और सी। विटामिन बी, विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। विटामिन बी क्या होता है? वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जल में घुल जाता है ना? तो यहां से एक क्वेश्चन निकलता है विटामिन बी। विटामिन बी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इसको कॉम्प्लेक्स विटामिन कहते हैं क्योंकि बी के बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत सारे फॉर्म। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल। जटिल विटामिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बी एक अकेला नहीं है। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 ये सारे फॉर्म है। ओके, क्लियर हुआ? yes, sir. दूसरा मैं बोला विटामिन सी। विटामिन सी, विटामिन सी इट इज ऑल्सो द वाटर सोल्यूबल विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुल जाता है। विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है। यहां से एक क्वेश्चन निकाल लेगा, यूरिन में, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो बी और सी। क्लियर हुआ? दूसरा मैं बोला, एक तो होता है बेटा वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है बेटा वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन, इसी को बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन याद रखना। तो याद रखना बेटा, फैट जब भी खाओगे, जैसे आप फैट के सोर्स ले रहे हैं, जैसे पिज्जा खा लिए या फिर कोई भी आपका जंक फूड खा लिए या फिर आप जैसे चॉकलेट खा लिए, तो दांत में कीड़ा लग जाता है ना? तो कीड़ा को याद रखना है। कीड़ा ये फैट सोल्यूबल, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सब फैट सोल्यूबल है, वसा में घुलेगा। मतलब इसको अगर घोलना है, अगर इसको कहीं ना कहीं मिक्स करना है तो आपको फैट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए ज्यादा अगर इनके सोर्स ज्यादा हो गए, बॉडी में इनके सोर्स ज्यादा हो गए, तो फिर वो आपके लिवर को फैटी लिवर कर देगा, क्योंकि वसा का पाचन कहां होता है? लिवर। फैटी लिवर कर देगा। क्लियर है? फैटी लिवर। इसीलिए विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, these all are the fat soluble vitamin. Vitamin B, vitamin C, both are the water soluble vitamin. विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन है। कल हमने विटामिन ए को देखा है। ओके, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल कल बताया हूं। रेटिनॉल से रेटिना लेना और रेटिना से आंख को लेना है। आंख में दो प्रकार के सेल होते हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। अगर रॉड सेल डैमेज होगा तो आपको अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। तो विटामिन ए एक ऐसा सोर्स है जो रॉड सेल को मजबूत करता है, उसको कहीं ना कहीं बेटा आपका स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ प्रदान करता है। इसीलिए आपको अंधेरे में अच्छा दिखाई देता है। अगर हम लोग विटामिन ए ले रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, समझ में आ रहा है, सुनहरा चावल खा रहे हैं, या फिर हम लोग क्या रहे, अंडा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, जो भी मांस मटन खा रहे हैं, मशरूम खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, तो ये विटामिन ए के सोर्स है। और इससे हमारी आंखें क्या होंगी बेटा? आंखें में जो रॉड सेल है, रेटिना में जो रॉड सेल है वो मजबूत होगा, और मजबूत होने से हमारी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी, रतौंधी की बीमारी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ओके, इसके बाद विटामिन डी है, यहां से पढ़ना है। विटामिन डी लिखे हेडिंग डाल के, विटामिन डी फटाफट लिखते जाएंगे। विटामिन डी,
पहला पॉइंट लिखिए, विटामिन डी ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को मजबूत करता है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। विटामिन डी इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। दूसरा पॉइंट, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं। हार्मोन विटामिन, हार्मोन विटामिन। तीसरा पॉइंट, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द सनशाइन विटामिन। ओके, देखिएगा, फटाफट कंप्लीट करते हैं। विटामिन डी देखो, विटामिन डी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है D2, दूसरा होता है D3। ठीक है, देखो इसका साइंटिफिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, इसका साइंटिफिक नाम कैल्सीफेरॉल है। अब कैल्सी से याद रखना कैल्शियम। ठीक है, क्या याद रखना है? कैल्शियम। तो इसका भी नाम में कैल्सीफेरॉल आएगा। ठीक, इसके भी नाम में कैल्सीफेरॉल आएगा, क्योंकि दोनों विटामिन डी ही है। D3 को कोले बोलते हैं, कोले, कोले, कोले कैल्सीफेरॉल, इसका नाम होता है कोले कैल्सीफेरॉल। ओके, इसको बोलते हैं एर्गो। क्या बोलते हैं बेटा? एर्गो, एर्गो कैल्सीफेरॉल। ओके डियर, इसका साइंटिफिक नाम एर्गो कैल्सीफेरॉल। फिर से बोलो, विटामिन डी। विटामिन डी को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो D2, एक तो D3। D2 को मैं बोला एर्गो, D3 को क्या बोला? कोले। छोले की है ना वो, कोले, कोले, कोले कैल्सीफेरॉल और एर्गो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो होता है, याद रखना बेटा, हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम को अवशोषित करने के लिए। ठीक, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन करना है, कैल्शियम का अवशोषण करना है। हमारे शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, यह कैल्शियम आ रही है, जिस भी सोर्स से कैल्शियम आ रही है, हड्डी से बन रहा है, तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाएगा विटामिन डी है तो। अगर मान लीजिए विटामिन डी नहीं रहता, तो सपोज विटामिन डी का सोर्स खत्म हो गया बॉडी में, तो हमारे शरीर में क्या होगा? कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फिर हमको हड्डी रोग हो जाएगा। हड्डी रोग जैसे मतलब आपका याद रखना बेटा, बोन डिजीज हो जाएगा, बोन डिजीज हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो मैं बोल रहा हूं कि कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी उत्तरदायी है। दूसरा मैं बोला, इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं, हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। हार्मोन जैसे हमारे, आगे आप पढ़ोगे ह्यूमन बॉडी के बारे में, अगर पढ़ेंगे तो यहां पर पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है, ग्रंथि, PTG कहते हैं, थायराइड ग्रंथि होता है। इसीलिए तो हमारी को थायराइड की बीमारी पे गला वाला फूल जाता है, देखना, पैराथायराइड ग्लैंड्स, ग्रंथि, वहां से एक हार्मोन निकलता है, PTH हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। सुनते जाओ ना मैं एक एक पॉइंट को। आई कम once again, विटामिन D3, विटामिन D3 को कोले कैल्सीफेरॉल, विटामिन D2 एर्गो कैल्सीफेरॉल। बॉडी में अगर D3 है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, और हड्डियां क्या हो जाएंगी? मजबूत। ओके, इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। जैसे हमारे नाखून का बढ़ना, बाल का बढ़ना,
गाल त्वचा झुर्रियों का बेस्ट होना, हार्मोन्स को एक्टिव करता है। हमारे शरीर में पीटीएच है, पीटीएच मतलब पैराथायराइड आपका हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। कल से यहाँ स्टिकर लाऊंगा, स्विच ऑफ द मोबाइल, मतलब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा अति है। पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन क्या है तो याद रखना बेटा, ये पैराथायराइड ग्रंथि से निकलेगा और याद रखना बोन से जो भी कैल्शियम निकल रहा है, समझ में आ रहा बात, उस कैल्शियम को ब्लड में मिक्स कर देगा। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं हम लोग, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी में जो कैल्शियम है उसका अवशोषण करने के लिए उत्तरदायी कौन है? विटामिन डी। हार्मोन विटामिन कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में पैराथायराइड हार्मोन है जो पैराथायराइड ग्रंथि से निकल रहा है। इसका काम क्या है कि जो हड्डी है, हड्डी से जो कैल्शियम है उसको ले जाकर ब्लड में मिला, ब्लड में मिला। इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। सनशाइन विटामिन क्या है तो सूर्य से, सन से जो हमारे यूवी किरणें आती है, सूर्य के प्रकाश की किरणें उसको हमारे स्किन पर पड़ती है, जैसे स्किन पर पड़ती है तो स्किन में कैल्शियम है ना, और वो कैल्शियम तभी एक्टिव हो पाएगा जब सूर्य के प्रकाश की किरणें हमारे बॉडी के स्किन में पड़ेगी। इसीलिए विटामिन डी को आप लोग क्या बोलते हो कि धूप लेने से विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमको धूप लेने से विटामिन डी नहीं मिलता। धूप या यूवी किरणें जो भी आपका सूर्य प्रकाश की सनलाइट है, वो सनलाइट अगर हमारी स्किन में पड़ेगा तो हमारे स्किन में कैल्शियम है, उस कैल्शियम को एक्टिव करेगा। क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हैं? कैल्शियम एक्टिव करता है, इसलिए विटामिन डी हमारे शरीर के लिए उत्तरदायी है। पहला पॉइंट, ह्यूमन बॉडी में याद रखना कैल्शियम का अवशोषण करता है। यदि कैल्शियम का अवशोषण करना है, शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करना है तो विटामिन डी का होना जरूरी है। दूसरा याद रखना, इसको हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है कि शरीर में पैराथायराइड हार्मोन होने के कारण, ठीक है, हमारे ब्लड से जो कैल्शियम, सॉरी हमारे बोन से जो कैल्शियम निकल रहा है उसको ब्लड में मिक्स करता है। तीसरा, इसको सनशाइन विटामिन कहते हैं। सनशाइन विटामिन इसलिए कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश जो हमको मिल रही है वो अगर हमारे स्किन में पड़ रही है तो विटामिन डी एक्टिव होगा। क्लियर? कैल्शियम को एक्टिव करेगा। विटामिन डी तभी एक्टिव होगा, इसीलिए बोलते हो कि धूप लो। डॉक्टर क्या बोलते हैं? सुबह सुबह धूप लेना, क्योंकि सुबह की जो किरणें हैं वो फ्रेश है। अब वो आपकी स्किन पर पड़ेंगी, तो स्किन पर पड़ेंगी तो क्या होगा बेटा, वो आपको विटामिन डी को एक्टिव करेगा। विटामिन डी क्या होगा? एक्टिव होगा। अब विटामिन डी जैसे एक्टिव होगा, विटामिन डी जैसे एक्टिव होगा तो कैल्शियम का क्या होगा? शरीर में अवशोषण होगा। अब ज्यादा धूप ले ली, ठीक, मान लीजिए ये बॉडी है आपका, अब भयंकर मात्रा में आप धूप ले रहे हो, जादू हो आप लोग, सनलाइट ले रहे हो, यूवी किरणें जो आ रही है, ठीक, तो हमारे बॉडी ना क्या करेगा? एक पिगमेंट छोड़ता है। पिगमेंट याद रखना, साइंस में कहीं पर शब्द आया पिगमेंट मतलब वो कोई ना कोई कलर देगा। क्लियर? रंग के लिए उत्तरदायी है। जैसे एचबी हीमोग्लोबिन बोलते हो, है ना, वो लाल रंग का पिगमेंट है, इसीलिए हमारे ब्लड का रंग कैसा है? लाल। ह्यूमन बॉडी में याद रखना, ज्यादा धूप ले रहे हो तो एक पिगमेंट निकलेगा मेलानिन। मेलानिन ये पिगमेंट है जिसका रंग होता है काला। इसीलिए धूप में आपका बॉडी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। फिर से रिपीट करो, विटामिन स्ट्रेस में क्यों है? सुबह सुबह उठा दिए क्या? नींद पूरा हो रहा है, आदत पड़ जाएगा। मैं तो 3 बजे सोया हूं कल रात, तो सुबह 6 बजे उठ गया। करना पड़ेगा संघर्ष, संघर्ष नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा ना कुछ। ध्यान सुनिए, ध्यान से। विटामिन डी क्या होता है? विटामिन डी का साइंटिफिक नाम कैल्सीफेरॉल है। कैल्सीफेरॉल, इसका रासायनिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल है। पहला पॉइंट, कैल्सी से कैल्शियम उठाना है। यह कैल्शियम शरीर में अवशोषित करता है।
विटामिन डी अगर हमारे शरीर में अच्छा है तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा बनी रहेगी, जिससे हमारे हड्डियां मजबूत होंगी। ओके, तीसरा पॉइंट याद रखना कि विटामिन डी को दो प्रकार से कैटेगराइज किया है, D2 D3। D2 को एर्गो, D3 को कोले। कोले कैल्सिफेरॉल, एर्गो कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी आपका कैल्शियम का अवशोषण करेगा। विटामिन डी हार्मोन्स विटामिन कहलाता है क्योंकि हमारे शरीर में पैराथायराइड हार्मोन है जो हड्डियों से क्या करता है, कैल्शियम को आपका हड्डियों से कैल्शियम को लेकर ब्लड में घोलता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा है। इसके बाद याद रखना इसको सनसाइड विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें जब हमारे त्वचा में पड़ती है, अगर शरीर में विटामिन डी है तभी वो क्या करेगा, एक्टिव हो पाएगा, और विटामिन डी एक्टिव होगा तब हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा बैलेंस होगी। ओके, लिखिए इसको अगर छूटा है तो। क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, बार बार। विटामिन ए, विटामिन डी दो कंप्लीट हुआ है। हम लोग अभी फैट सॉल्युबल देख रहे हैं, हो गया? ठीक, नोट से लिखिएगा, है ना, ध्यान से देखिए। विटामिन डी की कमी से क्या क्या बीमारी हो सकता है? कमी हो रही, डेफिशिएंसी हो रही है। अगर मान लीजिए विटामिन डी शरीर में कम हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले होगा रिकेट्स। क्या होगा? रिकेट्स। चाइल्ड में होगा, बच्चों में होगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ध्यान से देखते जाओ, बाद में लिखना, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, है ना, हड्डियां कमजोर हो जाती है, इसी को बो लेग कहते हैं। बो लेग, हड्डियां कैसे हो जाएंगी बेटा, देखो याद रखना, इस प्रकार से मुड़ जाती है, पैर की हड्डियां कैसे मुड़ जाती है, इस प्रकार से मुड़ जाती है। बच्चों में देखना, कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं उनके पैर ऐसे फोल्ड होते हैं, इसी को बोलते हैं बो लेग। हड्डियां कमजोर हो गई है, क्यों कमजोर हो गई है? क्योंकि विटामिन डी की कमी हो गई, इसी को क्या बोलते हैं? रिकेट्स। याद रहेगा? दूसरा याद रखना, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस लिखो नहीं ना बे, सुनो ना एक एक पॉइंट को। ऑस्टियोपोरोसिस, ओके, इसमें उल्टा हो जाएगा पैर, ऐसा हो जाएगा। इसको नो निक नो लेग कहते हैं, ऐसा घूम जाएगा पैर। समझ में आ रहा? पहले ऐसा हुआ था, अब ऐसा घूम जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो दो प्रकार की बीमारी होती है, एक तो होता है रिकेट्स और दूसरा क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। याद हुआ? चल बे बोल। नहीं, पूरा विटामिन डी। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी के दो इधर सुनो इधर। विटामिन डी के दो टाइप्स होते हैं, D2 और D3। D2 को कहते हैं एर्गो कैल्सिफेरॉल और D3 कहते हैं कोले कैल्सिफेरॉल। तेरा मारो फिराई, कोले कैल्सिफेरॉल। हाँ, एलसीडी होता है, कैल्सी होता है। हाँ जल्दी बोल। कोले कैल्सिफेरॉल। उसके बाद D2। विटामिन डी की कमी से दो रोग होते हैं। पहला तो होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है, वो लैग कहते हैं जिसे। फिर उसके बाद दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस। इसीलिए सुनना ध्यान से, ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या हो जाएगा? पैर उल्टा हो जाएगा, नी नॉक, है ना, नी क्या हो जाएगा आपका? घुटना क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा, नॉक हो जाएगा, फंस जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस। याद हुआ? सबको याद हुआ? सीधा बैठो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एकदम अच्छे से बैठा करो। विटामिन डी, विटामिन ए, दो तो याद किए। विटामिन ए को याद किए थे कल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल। रेटिनॉल से रेटिना याद रखना, रेटिना से आंख, आंख का सूख जाना, ड्राई आईज, देवदास की बीमारी,
किसकी कमी से होती है? विटामिन ए। दूसरा मैं बताया था आपका क्या? तो रतौंधी। रतौंधी याद आ रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, अंधेरे में दिखना नहीं, डार्क ब्लाइंडनेस। हमारे रेटिना में दो प्रकार के सेल हैं, दो सेल हैं। सेल मतलब कोशिका। शरीर का सबसे छोटा इकाई कोशिका है, कोशिका से मिलकर ऑर्गन बन रहा है, बॉडी बन रहा है। तो दो कोशिका है, एक तो शंकु और दूसरा शलाका। कौन सेल? शंकु। रॉड सेल शलाका। रोडोप्सिन और ऑप्सिन कल बताया था, दो तो आपका क्या है बेटा? एंजाइम। तो रॉड सेल खराब होगा तो हमको अंधेरे में नहीं दिखेगा। कौन सेल खराब होगा तो हमको कलर में रंग भेद करना, कलर में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाएगा, जिसको वर्णांधता कहते हैं। और ये सामान्यतः अनुवांशिक बीमारी है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि एक्वायर्ड किया गया बीमारी नहीं है ना, बचपन से ही नहीं रहता है कई लोगों। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? विटामिन डी, विटामिन ए क्लियर हुआ जी? चलिए आगे बढ़िए, अगला लिखिए फटाफट। सोर्स में लिख लेना, मिल्क है, पनीर है, विटामिन डी के सोर्स। ओके, मिल्क है, पनीर है, नॉनवेज है, कोड फिश लीवर है, कोड फिश मछली, कोड फिश एक विशेष प्रकार की मछली होती है, कोड फिश लीवर, मशरूम, एग, ये सब खाओगे तो क्या होगा बेटा? आपको विटामिन डी का सोर्स मिलेगा। और इनडायरेक्ट सोर्स में आएगा सनलाइट। सनलाइट इनडायरेक्ट सोर्स। ठीक है, तो विटामिन ए और विटामिन डी हो गया है ना कीड़ा में। अब विटामिन ई आएगा, आएगा भाई? विटामिन ई लिखते जाओ, बाद में लिखना इसका साइंटिफिक नेम। ओ मैडम लिखना बाद में बोल रहा हूं, जब हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। एक तो बचे हो तुम लोग, विकेट गिर गिर के आधे लोग, उतने लोग को बनाना है, चैलेंज है उसमें, सुनते नहीं हो यार। यार सुनो बात में, गुरु को ना सब अक्षर फॉलो करना चाहिए। गुरु जो बोल रहा है मतलब वो सही है, गुरु गलत भी बोल रहा है तो सही है, इतना महत्व होता है गुरु का। राजा दशरथ को जानते हो? राजा दशरथ के पास सब कुछ था, क्या नहीं था? दास दासी, नौकर चाकर, रजवाड़ा, कई हजार पत्नियां, हजार बोल दे रहा हूं, 600 पत्नियां थी राजा दशरथ की। उसमें 3 प्रमुख बताया गया, बाकी है छोटा मोटा पर्सनालिटी समझो क्या राजा दशरथ को। दास है, दासी है, नौकर है, चाकर है, सैनिक है, रजवाड़ा, हाथी घोड़ा, सब कुछ था, इतना बड़ा साम्राज्य। पर पुत्र वियोग में तड़पते थे। भगवान भी देखो, लिखने वाला भी क्या लिखता है, सबको सब कुछ नहीं देता। जो अनाज की बोरी उठाता है उसके घर में खाने के लिए दाना नहीं है, पानी नहीं। जो कपड़ा सिलता है वो खुद फटा कपड़ा पहनता है, जो बाल काटता है उसके बाल बड़े बड़े होंगे। भगवान सबको ना कमी जरूर देता है, एक कमी देता है। अगर सबको संपूर्ण कर देगा तो भगवान का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, फिर लोग भगवान को पूजेंगे क्यों? अभी तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार का सुख हो जाए तो तुम तो फिर अपने आप को फिर रावण या ब्रह्मा समझने लगोगे, मैं छू बोलोगे। इसलिए भगवान दुख लाता है, तकलीफ लाता है, कमी लाता है। समझ रहे बात को? तो राजा दशरथ के पास सब कुछ था, राज रजवाड़ा, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा, 300-600 पत्नियां, पर पुत्र नहीं था, पुत्र हो नहीं रहा था, पुत्र वियोग में तड़प रहे। कैसे पिता बनूं बोलते?
क्योंकि लाइफ का एक पार्ट है, वो भी एक सबसे बड़ा सुख है। बाप बनने का सुख अलग होता है। तो आप सोचिए क्या करेगा। भूपति बोलते हैं, महिपाल बोलते हैं, पूरा भूमि का राजा था वो, नाम था उसका दशरथ का, महिपाल कहते थे, मही का पाल। तो सुंदरकांड जब पढ़ोगे, रामायण पढ़ोगे, अयोध्या कांड पढ़ोगे, दुनियादारी सब चीज पढ़ोगे, तो आप सीखोगे सब चीज को। उसमें क्या कहा गया है कि जब भी जीवन में कठिनाई आए, दुख आए, टेंशन आए, कोई परेशानी आए, अगर जीवन में गुरु बनाए हो तो गुरु के पास जाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तुरंत गुरु के पास जाना चाहिए, बिना किसी शंका में, बिना किसी अनुमति लिए तुरंत गुरु के घर पहुंच जाओ। क्लियर। और बाकी जगह जाना निषेध है। बिना अनुमति के किसी के यहाँ जाना ना सबसे बड़ा अपमान है। और तुमको बुलाया कोई नहीं, यहाँ तुम पहुंच गए हो, तो उससे बड़ा इंसल्ट नहीं है। ऐसी जगह को तुरंत क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। क्या कहा गया है, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला। जब दुख थे, दुखी थे, पीड़ित थे, तकलीफ में थे, तो गुरु के घर में जाने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचा, तुरंत शब्द का प्रयोग किया गया। गुरु गृह गए तुरंत महिपाल। समझ में आ रहा बात। जो इस महिपाल के, इस भूपति के मालिक हैं, वो गुरु के घर जाने में सब कुछ नहीं कर रहे हैं। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, निज दुख सुख सब गुरु सुनाए। जो भी था, समस्या था, कठिनाई था, जीवन में था, सब सुना दिए जाकर कि अब मेरे बस की बात नहीं है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ उपाय बताओ। निज दुख सुख सब गुरु सुना, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसका मतलब क्या है, उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, हमको सीखना चाहिए। सब कुछ बता दिया गुरु को, और गुरु के पास जाने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो तुरंत उपाय बताए गुरु भी कि इस प्रकार से यज्ञ कराओ, अनुष्ठान कराओ, बच्चा होगा। और उसके बाद यज्ञ कराते हैं, यज्ञ हवन कराने के बाद क्या करते हैं, खीर खिलाते हैं। वहां से फिर क्या होता है, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है ना। तो बेटा जब मैं बोल रहा हूं हिंदी में कि लिखो मत, तो नहीं लिखना है, सीधी सी बात। और उसमें इतना कंफ्यूज क्यों होते हो, इतना लेक्चर देना पड़ गया मेरे को विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का साइंटिफिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। अब टोको से याद रखना है, मेरी ब्यूटी को मत टोको भाई, मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करो, जा कुआं में डूब के मर जाए, है ना। मेरी ब्यूटी को मत टोको। तो टोको से याद रखना टोकोफेरॉल, और इसी से याद रखना ब्यूटी विटामिन। विटामिन ए को क्या कहते हैं बेटा, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई को क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन। और इसका साइंटिफिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल। ओके डियर, वेरी गुड। अब याद रखना कि ये ब्यूटी बनाता कैसे है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में जो डेड सेल है, डेड सेल है, मृत कोशिका है, इसको रिमूव करता है बेटा। इट रिमूव्स द डेड सेल ऑफ आवर बॉडी। याद रखना बेटा, हमारे बॉडी से डेड सेल को हटाने का काम करता है, मृत कोशिका को। जैसे आप लोग क्या करते हो, जाके ब्लीच करवाते हो, कभी करवाए हो कि नहीं भाई, इधर में तो पसीना पोछा, तुम लोग क्या सोच रहे हो ब्लीच कर रहे हो, नहीं करवाया ब्लीच, तो जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा छोड़ो, सीरियस क्वेश्चन। तो खाते क्या क्या हो दिन भर है, क्या खाती है रानी, हवा, घास, ये लखा पे दीदी, ये लखा खाना खाती, खाना में क्या खाती, कुंदरू, गोभी बोल रही है, क्या बोल रही है। अरे नॉर्मल पूछ रहा हूँ ना बेटा, जवाब देना चाहिए ना। क्या खाते हो, जो भी नया खाना है, वाओ, जो भी नया खाना है, वाओ। साहिल क्या खाते हो, चावल दाल, और सब्जी में क्या भाई, कुछ स्पेशल तुम्हारा मन पसंद कुछ हो, मैं तुम्हारे लिए पेश करूं।
है? गोभी कीड़ा रहता है गोभी में, देखना अंदर भी। बात को सुनो बेटा, विटामिन ई का काम क्या है? जैसे आप लोग क्या करते हो, जाते हो आप सैलून वगैरह में या फिर पार्लर में, बोलते हो भाई आज शादी है मेरे भाई का, आज लोग गोरा कर दे, तो क्या करता है? ब्लीच करता है, स्क्रब करता है ना, ट्रेनिंग करता है, डिटेन वगैरह लगाता है। तो जो लगा रहा है वो क्या कर रहा है? वो आपके शरीर के डेड सेल को हटा रहा है। विटामिन ई का भी वही काम है, इस शरीर के डेड सेल को क्या करता है? समाप्त करता है। याद रखना बेटा बात, लिखे पहला पॉइंट विटामिन डी, इसका साइंटिफिक नाम टोकोफेरॉल। खाली बगल में टोकोफेरॉल लिख लो, है ना, पूरा मत लिखना, इसका साइंटिफिक नाम टोकोफेरॉल होता है, मां कसम। इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं, सुंदरता का विटामिन। इसका काम क्या है? डेड सेल को हटाना, मृत कोशिका को हटाता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, ये प्रजनन में सहायक है। इट इज हेल्पफुल इन रिप्रोडक्शन। ठीक, अगर विटामिन ई अगर शरीर में नहीं है तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगा। बता देखो, ध्यान से देखो, एक तो होता है टेस्टिस ऑर्गन, ग्लैंड्स बोलते हैं, टेस्टिस ग्रंथि, और एक तो होता है बेटा ओवरी, ओवरी ग्लैंड। इन दोनों को विटामिन ई मिल रहा है तो ही ये स्पर्म और ओवम का, ठीक है, प्रोडक्शन कर पाएंगे, इसको बना पाएंगे। स्पर्म तभी बनेगा, ये ग्लैंड को विटामिन ई मिलेगा तब। इस ग्लैंड को विटामिन ई मिलेगा तो क्या बनेगा? ओवम बनेगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से ये लिख सकते हैं कि विटामिन ई, याद रखना, विटामिन ई याद रखना बेटा, रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लिए सहायक है, प्रजनन के लिए सहायक है। विटामिन ई की कमी हो गई शरीर में तो देखना जनरली फिर क्या होते हैं बेटा, बांझपन की बीमारी होती है, महिलाओं को समस्या होती है कि बच्चे पैदा नहीं होते, पुरुष में है ना, स्पर्म नहीं बन पाता, ओवम नहीं बन पाता महिलाओं में। क्लियर हुआ? तो टेस्टिस ग्लैंड याद रखना, टेस्टिस ग्लैंड और ओवरी ग्लैंड, क्लियर, इनको याद रखना। विटामिन ई जो हमारे शरीर में सेक्स ग्लैंड होते हैं, इसको कहीं ना कहीं मजबूत करता है। क्लियर हो रहा है? याद रखना विटामिन ई, लिखिए इसको फटाफट। जनन ग्रंथियों को परिपक्व करने का काम करता है। ओके, जनन ग्रंथियों को मजबूत करने का कार्य करता है विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या क्या होगा? समय से पहले बुढ़ापा आएगा। लिखो, अर्ली एजीसी दिखेगा बेटा, समय से पहले बुढ़ापा दिखेगा। और अभी मैं बताया हूं बेटा, इनफर्टिलिटी की बीमारी हो जाएगी, बांझपन आ जाएगा, बांझपन आ जाएगा। इसको स्टेरिलिटी भी कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में स्टेरिलिटी भी देता है। स्टेरिलिटी, STERLITY, फिर से रिपीट कर रहा हूं, विटामिन ई को याद रखना, टोकोफेरॉल, इसको सुंदरता विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं, मृत सेल को मारता है ना। टेस्टिस और ओवरी, इन दोनों ग्लैंड्स को मजबूत करता, परिपक्व बनाता है, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए सहायक है ना। अगर टेस्टिस ग्लैंड अच्छा है, आपके शरीर में टेस्टिस ग्रंथि अच्छा है तो स्पर्म बन रहा है। और अगर महिलाओं में अगर याद रखना ओवरी ग्लैंड अच्छा है तो आपका ओवम बन रहा है। और दोनों अगर मिलेंगे तो क्या बनेगा बेटा? बच्चा बनेगा। तो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी। रिप्रोडक्शन तभी हो पाएगा जब विटामिन ई शरीर में अच्छा है। दोनों के शरीर में विटामिन ई अच्छा होना चाहिए। इसलिए याद रखना बेटा, यह जनन ग्रंथियों को परिपक्व करता है।
विटामिन ई की कमी से समय से पहले बुढ़ापा आएगा। दूसरा, इनफर्टिलिटी की बीमारी होगी, जिसको स्टेरिलिटी भी कहते हैं, बांझपन आ जाएगा। क्लियर? ठीक, सोर्स में लिखो सीड ऑयल, सीड ऑयल। ठीक, जितने सीड्स ऑयल होते हैं ये सब विटामिन ई के अच्छे सोर्स हैं। ठीक, सीड्स ऑयल, अबे एलमंड का ऐसे आता है ना कुछ कुछ, हाँ, बादाम खाओ, बादाम, आलमंड, सनफ्लावर, सूरजमुखी, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, पीनट्स, चकला के फेवरेट है तुम्हारा, है ना, पीनट्स। अरे रोज खाते हो तो फल्ली, मिल्क, नॉनवेज, ये सब चीज खाना चाहिए। विटामिन के, विटामिन के, जल्दी लिखते जाओ बेटा। विटामिन के इसका साइंटिफिक नाम फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन होता है, फाइलोक्विनोन। ठीक, फाइलोक्विनोन याद रखना, इसका साइंटिफिक नाम है। दूसरा पॉइंट याद रखना, खून का थक्का जमने में सहायक है, ब्लड क्लॉटिंग। खून का थक्का जमाता है। देखो, खून का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? तो के। पर खून का थक्का जमने से और बहुत सारी चीजें भी हैं, पर मैं विटामिन शब्द का प्रयोग करूंगा तब विटामिन के बोलना। ठीक है? हाँ, पहला पॉइंट में बोला इसका साइंटिफिक नाम फाइलोक्विनोन। दूसरा में बोला ये खून का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल है। ओके, तीसरा पॉइंट लिखो, इसकी कमी से शरीर में थक्का नहीं जमेगा, फिर हमारे शरीर से ब्लड कम होता जाएगा। शरीर में थक्का बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, शरीर में थक्का बनना बंद हो जाएगा, है ना, मतलब खून का जमना बंद हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग होना बंद हो जाएगा। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन याद रखना, इससे ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल है ना, खून का थक्का जमने के लिए सहायक है। ठीक, ब्लड क्लॉटिंग के लिए सहायक है। ओके डियर? तीसरा पॉइंट याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ याद रखना, इसकी कमी से ब्लड क्लॉटिंग कम हो जाएगा। मतलब जैसे आपको चोट लगी, जैसे शुगर में होता है, शुगर में क्या होता है, शुगर की बीमारी होती है तो क्या होता है, घाव भरना, है ना, बंद हो जाता है, तो शरीर क्या होता है, सड़ने लग जाता है। फिर उधर क्या देख रहा है यार, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं? उसको हटा दूंगा, वहां पीछे लगाऊंगा, पीछे मेरे को खाली दिखना चाहिए। यहाँ पे ऐश्वर्या राय का फोटो लगा दूंगा, है, देख के थोड़ा अच्छा लगे, फ्रेश। बजरंगबली का लगा दूं, है, पावर आ जाएगा तुम्हारे में। बेटा बजरंगबली जो थे ना, याद रखना बेटा, माया जाल को भी समाप्त कर देते थे। तुम लोग माया जाल में फंस जा रहे हो, समझ में आया बात? इसीलिए बोला बजरंगबली का लगा दूं क्या? मत देखो, देखो तैयारी के दौरान ना ध्यान मत दो समय का, चीजों का, सुख को मत देखो। सुख दुख देगा, छोटा सुख दुख देता है। अभी तुमको लगा कि हाँ मेरा 5,000 का नौकरी लग गया, कर लिए गलती से, तुमको खुशी लग रहा है क्योंकि अभी तुम्हारी नीड 5,000 की, भारी खुश हो तुम, भयंकर, मतलब मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा मिल गया ऐसा लगेगा। 5,000 रुपए मिलेगा, मिलेगा, नौकर जैसे तुम 5 साल काम करोगे। 5 साल के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था, अभी सोने का रेट 1,20,000 है, गोल्ड रेट, अभी मैं अभी से बोल दे रहा हूं, अगले साल का सितंबर 2026 सितंबर अक्टूबर नवंबर आया ना, 1,80,000 हो जाएगा गोल्ड का रेट। चाइना गोल्ड को इकट्ठा करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि अभी वर्ल्ड वार चलेगा, वर्ल्ड वार चलेगा, देखना भारत कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे सब चीज महंगे होंगे। तो तुम आज से 5 साल के बाद जब जनरेशन पूरा चेंज हो जाएगा, है ना, अभी तो देखो, आज से मैं बताया था 5 साल पहले तुम ऑनलाइन की कल्पना ही नहीं की, कैसा भी पढ़ाई हो सकता है, समय कैसे बदलता है, चीजें कितनी आपका क्या हो जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो तुम 5,000 का नौकरी करने वाला आदमी 5 साल में मोटा मोटा 10,000 तक पहुंचोगे, पर 10,000 तो कहीं कहीं 3 दिन में खर्चा हो जाएगा जी, तुम कैसे चलाओ?
इसलिए बोल रहा हूं कि अपने आप को गुणवत्ता बना लो, गुणवत्तापूर्ण बना लो। तो अभी ना रगड़ने का समय है। अपने शरीर को पूरी तरह से जिजान लगा दो। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या धूप, क्या रायगढ़ में यही कमी है। बिहार में पैदा हुए रहते ना अभी मालूम, तो शुरू से ही तुम लोगों को संघर्ष दिखता, सर्वाइवल दिखता, लाइफ पूरा संघर्ष में रहता। भाई वहां तो नमक में भात को खा रहे हैं, खाना में नमक, एक टुकड़ा प्याज मिल गया तो मिल गया, उसमें खा रहे बेचारे। तो वहां रगड़ते हैं लोग, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए फिर मेहनत करते हैं, फुल तैयारी। और यहाँ पर क्या दिक्कत हो रहा है, सारी सुख सुविधा है, नाश्ता दे दे रहे हैं, घर में खाना दे दे रहे हैं, पॉकेट मनी मिल जा रहा है, गाड़ी है आपके पास। सोचो तो पैदल आना पड़ता तो अपने घर से क्लास। हम लोग गए हैं भैया, बता रहा हूं, भगवान कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं। 2013 में मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग लेता था ना, तो मैं बता रहा हूँ 2 घंटा पैदल चल के जाता था, 2 घंटा लगता था। क्योंकि 60 रुपए का टिकट कटाओ डेली, इतनी क्षमता तो थी नहीं मेरे बस में। और बेंगलोर में बाइक कहां से लाऊं, बाइक या साइकिल कहां से लाऊं? तो हम लोग पैदल जाते थे ग्रुप में, दोस्त लोग, पता नहीं चलता था। पर वो भी दिन क्या दिन थे, स्ट्रगल ऐसा होता है। 7 बजे से उठकर जाना है तो 9 बजे क्लास लग रहा है, तो हम लोग 7 बजे से जाते हैं, पैदल 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 2 घंटा लग जाता। सिल्क बोर्ड टू बीटीएम ले आओ। और अभी तुम लोग को सुविधाएं मेरी है, इसीलिए तुम लोगों को क्या लग रहा है, अवेयरनेस नहीं है। मेरे को रोज अवेयर करना पड़ रहा है। घर से निकाल दिए तो मान लो, जा रे बाबू तू आज से अकेला है, जा, फेंक दिया रोड में। कुत्ता भी देखेगा तुमको, पूछेगा नहीं बेटा याद रखना, तू मिलाएगा नहीं तुम्हारे सामने, चिल्लाएगा फिर अजीब टाइप का। और ऐसा होता है, समझना, जब जीवन ना लेना शुरू करेगा तो तुम सबको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। फाइलोक्विनोन, क्या बोला? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन के बाद कहते हैं ना ब्लड क्लॉटिंग, इससे नहीं होगा। अगर विटामिन के है तो विटामिन के है तो ब्लड क्लॉट हो रहा है। अगर खून का थक्का जमना बंद हो गया तो शरीर में खून की कमी हो जाएगी। क्लियर हुआ? याद रहेगा। अगला लिखो विटामिन सी। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका साइंटिफिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। पहला पॉइंट, ये शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, इम्यूनिटी लेवल को इंप्रूव करता है, प्रतिरक्षा तंत्र। शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है ना, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। इसीलिए देखो बेटा, कोरोना हुआ था तो तुमको विटामिन सी का टेबलेट दे रहे थे, निम्सी खाओ। निम्सी का टेबलेट आता है, ऑरेंज कलर का रहता है, उसको ना कहते पानी के साथ नहीं लेना है, वो तो वाटर सोल्यूबल है, ऑटोमेटिक मुंह में डालोगे घुल जाएगा। क्लियर? वाटर सोल्यूबल है कि फैट सोल्यूबल है? अब वाटर सोल्यूबल शुरू हो गया ना, विटामिन सी और विटामिन बी। तो विटामिन सी को जैसे ही लेते हो ना आप, जैसे आपका एक 17 गोली जैसे आता था बचपन में, खाए होगे। अरे ऑरेंज वाला चॉकलेट नहीं खाया हो यार, वैसे टाइप का रहता है विटामिन सी का टेबलेट, निम्सी बोलते हैं उसको। मुंह में ऐसे ही डालोगे घुल जाएगा। तो उसको बार बार लेते हैं कई लोग, दिन में 2-3 तो खाते ही है ना, टेबलेट को खरीद खरीद कर खा रहे हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे इंप्रूव हो रहा है ना। तो मैं बोला प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो रहा है, शरीर में कहीं ना कहीं बीमारी से लड़ने के लिए विटामिन सी उत्तरदायी है ना। दूसरा लिखिए, घाव भरने में सहायक, वाउंड हीलिंग, इट हेल्पफुल इन वाउंड हीलिंग, घाव भरने में सहायक। ठीक, इसे कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं, कैंसर रोधी विटामिन भी कहते हैं।
अगला पॉइंट लिखो, लोहे के अवशोषण में सहायक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, ये हीट सेंसिटिव विटामिन है, उष्मा संवेदी है ना, हीट सेंसिटिव विटामिन है, ठीक। तो दूध पीने से विटामिन सी नहीं मिलता है, लिखो नोट करके, विटामिन सी मिल्क में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है, मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता, इसीलिए मिल्क पीने से आयरन भी नहीं मिलता। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, स्कर्वी है ना, ब्लीडिंग इन गम, स्कर्वी, खून बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्कर्वी, ब्लीडिंग इन गम। हो गया बेटा, विटामिन बी बच गया आपका, ठीक है। विटामिन बी को मैं पढ़ाऊंगा कल पूरा, ठीक। अब एक हेडिंग डाली, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। बंद कर दो कॉपी को, मस्त से बैठो, देखो ध्यान से समझना ना, आपको कॉपी बनाना है साइंस का, है ना, साइंस के 4 पार्ट, ध्यान से सुनते जाओ, एक बार बताऊंगा दोबारा नहीं बताऊंगा। एक तो जो अभी पढ़ रहे हैं वो है बायोलॉजी, ठीक, इसके बाद है फिजिक्स, इसके बाद है केमिस्ट्री, और इसके बाद है इन्वायरमेंट, ठीक। तो अभी एक अच्छा पतला सा कॉपी बना लो, बढ़िया साफ सुथरा बड़ा सा, और जो पॉइंट टू पॉइंट लिखो ताकि रिवीजन करो तो आपको सहायता मिले, है ना। अभी मैं नोट्स दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा दूंगा, ठीक है। मैं क्लास में लिखवा रहा हूं, बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने सारी चीजों को आपको दे दूं, ऐसा नहीं है। आपको नोट्स इसलिए दिया जाता है ताकि आप क्लास में छूट गया तो घर में करो, वीडियो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप रिवाइज करो, है ना। तो बात को समझो गंभीरता के साथ, अभी मेहनत करो, नोट्स बनाओ, घर में समय लो, बार बार रिवीजन करो, नोट्स बनाओ। ये बायो का है, पहला टॉपिक निकला विटामिन को, है ना, पूरा लिखना। विटामिन बी बचा है क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स विटामिन है, पूरा बताना पड़ेगा, B1 B2 B3 ऐसा। अब मैं बता रहा हूं ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। सामान्य तरीके से बैठ जाओ, एकदम आराम से डिस्कस करेंगे ह्यूमन डिसीज क्या होता है, मानव रोग क्या होता है, कोई भी बताएगा। मैं भी तो देखो कितने अच्छे बच्चे हैं हमारे यहाँ। किसको मरीज बोलोगे, किसको रोगी बोलोगे? तुम लोग अपने आप में तैयारी कर रहे हो बेटा, अपने लेवल को बढ़ाओ अच्छे से, बोला करो क्लास में। आज नहीं बोलोगे तो कल बोल ही नहीं पाओगे, बताओ क्या होगा जी। सरिता जी किसको बोलेंगे रोगी बच्चे? सर रोगी जो निरंतर बीमार पड़ते रहते हैं। तो बीमार किसे कहते हैं, वही तो पूछ रहा हूं मैं। निरंतर बीमार पड़ते रहता है, अच्छी बात है, बीमार किसे कहेंगे? कैसे उसका मेजरमेंट करोगे कि आदमी बीमार है? केवल बुखार एक बीमारी थोड़ी है बेटा, बीमारी तो अनेक प्रकार के हैं ना। जैसे कुछ विटामिन्स की कमी, कुछ भी मत बोलो ना। हाँ वो तो उदाहरण हो गया बेटा, ठीक है, मैं समझ गया। आप बोलोगे टाइफाइड है, आप बोलोगे मलेरिया है, आप बोलोगे डेंगू हो गया है सर, आप बोलोगे हैजा हो गया है, उसको बोलोगे, ये सब टाइप्स है। पर मैं पूछ रहा हूं कि बीमार किसे कहते हैं, ये जानना जरूरी है। कोई पूछ दिया कि सर आपसे इंटरव्यू में या कहीं पर आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मरीज कौन है?
किसको मरीज की श्रेणी में रखा जाता है। टॉपिक चेंज करने का मतलब समझे, उतना को विटामिन को रटो पहले, इसके बाद अब नया टॉपिक शुरू कर दिया हूं, मरीज, डिजीज। क्या होगा डिजीज? सर जिसमें उसका मतलब उस मरीज के सिम्टम्स दिखते हैं। है? सिम्टम्स जैसे कि कोई मरीज है तो उसको मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति है ना उससे कुछ अलग सिम्टम्स दिखेंगे। तो क्या क्या अलग दिखेंगे वही पूछ रहा हूँ। स्वस्थ व्यक्ति किसे कहोगे आप? चलिए अब स्वस्थ व्यक्ति का परिभाषा दी। हाँ बोलिए। बढ़िया, वेरी गुड। तो कोई भी व्यक्ति है जिसके शरीर में जैसे इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो हाँ। वातावरण से कुछ भी चीज से जल्दी इफेक्ट हो जाता है सर। वेरी गुड। एक नंबर, बहुत बढ़िया, इसी को सुनना चाहिए। पहली बात तो याद रखना, इसका निर्धारण WHO करता है, तुम लोग कर नहीं सकते। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना? ऑर्गेनाइजेशन WHO बताता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ये आप हो, अपने आप को इमेजिन करना और बताना आप स्वस्थ हो कि नहीं, है ना? आपको लग रहा होगा कि आप स्वस्थ हो। देखो ये आप हो, कोई है कि चश्मा था दिया है? डिजीज किसे कहेंगे? ऐसा कोई भी पर्सन या व्यक्ति है, पहला तो वो फिजिकली फिट नहीं है ना? दूसरा, अगर वो मेंटली फिट नहीं है। तीसरा, वो सोशली फिट नहीं है। अगर उसमें याद रखना शारीरिक अक्षमता है या फिर वो मानसिक असक्षम है, या फिर वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जैसे मेरे घर में बोलते हैं, मेरे को बीमार बोल देते हैं कभी कभी, क्योंकि ये समाज से दूर रहता है, ये लोगों से मिलता जुलता नहीं है, अकेला रहता है। समझ गए बात? समाज से दूर है अगर कोई व्यक्ति, हमेशा देखना वो अपने आप को अकेला रखने का कोशिश करेगा, उसको किसी से बात करना पसंद नहीं आएगा, किसी चीज को वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अलग रख लिया है, तो वो सोशल, उसको डिजीज है। सोशल क्या है? वो सामाजिक रूप से क्या है? बीमार है। अगर किसी व्यक्तित्व की या किसी पर्सनालिटी की मानसिक स्थिति संतुलित नहीं है, मानसिक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो भी बीमार है वो। जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो थर्ड ईयर में हमारा एक रूट पार्टनर था, नीरज नाम था, सीनियर थे वो। अचानक उसको जादू टोना कोई भी प्रभाव हुआ, पता नहीं क्या हुआ, वातावरण का प्रभाव, वो डिस्टर्ब हो गया मेंटल। एक दिन आया, माचिस का डब्बा को किचन से निकाला और उसको फाड़ रहा है, बोल रहा इसके अंदर मोबाइल रखा था, गायब हो गया है, बोल रहा है। डर नहीं लगेगा तुमको? है? अचानक तुम मेरे साथ घूमने जा रहे हो और मैं एकदम बरगलाने वाली बात कर रहा हूं तुम्हारे सामने, देख भाई मेरा दोबारा जन्म हुआ है, उतर भाई गाड़ी से, अभी तुरंत उतर, बोलो। बात समझ रहे हो? मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। इसीलिए देखना, लोगों को ऑब्जर्व किया करो कि कहीं इसकी मेंटल स्थिति सही तो नहीं है। देखो कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, जैसे तुम लोग को ऐसा लगता है कि मैं चिल्ला रहा हूं, भाई वो नेचुरल है, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। चिल्लाना किसको बोलते हैं? किसी दिन बैठना मेरे साथ, फिर बताऊंगा, वो नेचुरल है। और तुम हो सेंसिटिव, तुमको एकदम मखमल के गद्दे में घर में रखा गया था बचपन से, चप्पल भी दिए थे तो मखमल का दिए थे, कांटेदार चप्पल पहने नहीं तुम। तुम्हारे घर में बाल बनाते थे, लिपस्टिक तुमको देखे इधर लिपस्टिक लगाते थे, माला मुंदरी पहनाते थे, है ना, पाउडर क्रीम लगाते थे, उसके बाद तुमको स्कूल भेजते। तुम थे एकदम मखमल, अचानक से क्लास आ गया और कोई डांट दिया तो तुम रो दोगे, सेफ फेस।
दिक्कत हो जाएगा। तो तुमको लगा कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, नहीं है भैया। मेंटली डिस्टर्ब समझ रहे बात, कि कहीं मानसिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं, और शारीरिक रूप से असक्षम हो रहा है। जो तुम अभी जितने देर से अभी खाली बता रहे थे परिभाषा किसका, बीमारी का, तो शारीरिक रूप से बीमार ही बीमार नहीं होता, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बीमार हो। बीमारी कई प्रकार की होती है। ओके, तो मानव डिजीज का निर्धारण करता है WHO। पहले कोरोना एक बीमारी नहीं थी, WHO उसको प्रमाणित किया, उसको बकायदा नोटिफाइड करके घोषित किया कि ये बीमारी है। अब कोरोना बीमारी हो गई। अब नॉर्मल मलेरिया जैसी बीमारी, आपको कोरोना हो गया बोलोगे तो अस्पताल में जाके इलाज करेगा। पहले कोरोना एक संक्रमण था जो फैला था, जिससे पहले गांव-गांव में हैजा फैलता था, डायरिया फैलता था, वैसे अब कोरोना फैला। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको प्रमाणित किया कि कोरोना एक बीमारी है बेटा, जो इस वायरस के इंजेक्ट होने से, बॉडी में इंजेक्ट होने से हमको होती है। अब बीमारी दो प्रकार की होती है सामान्यतः। ये तो बीमारी की कैटेगरीज है कि ऐसे ऐसे बीमारी हो सकती है। किसी को मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, कोई मानसिक रूप से, जैसे आपको रोज तनाव मिल रहा है, मनोरंजन का साधन ही रोज टोचन पड़ रहा है, कभी घर से, कभी भाई से, कभी मम्मी से, कभी पड़ोसी से, या कभी पार्टनर से। उधर क्यों देख रहा है तू मेरे? समझे बात क्या बोल रहा हूं? मेंटल आपको कहीं ना कहीं प्रताड़ना मिल रही है, तब एक समय के बाद क्या होगा, मानसिक रोगी हो जाओगे, है ना। समाज में आप कहीं जा नहीं रहे हो, कहीं उठ नहीं रहे हो, बैठ नहीं रहे हो, लोगों से आप दूर हट रहे हो, है ना। कोई दिख रहा है तो भाग रहे हो डर के मारे, अरे वो आ गया, बाप रे। तो आप सामाजिक बीमार, अब फिजिकल तो है ही। तो बेटा बीमारी दो प्रकार की होती है। एक होता है जेनेटिक, जिसको अनुवांशिक बीमारी कहते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसको हमको नहीं पढ़ना। अनुवांशिक बीमारी क्या होती है, जो वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, या जन्म से ही वो आपको है। जैसे मैं बताया था कि आपको जन्म से ही, है ना, तारे जमीन पर हो, आप लोग कलर में भेद नहीं कर पा रहे, रंग भेद नहीं कर पा रहे, तो एक अनुवांशिक बीमारी है। और दूसरी होती है एडमायर या एक्वायर्ड, जो अर्जित करके हम प्राप्त करते हैं। किसी को खांसी था, सर्दी था, बगल में जाके और मेरे भाई बोल के बैठ गए, अब फिर वो तुम्हारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया वायरस, है ना। अब फिर तुम भी खांस रहे हो, अब तुम घर में जाके उधर मम्मी बोल के पैर छुए, फिर वो उनको हो गया। ये अर्जित किया गया बीमारी, जैसे कोरोना था, ये एक्वायर्ड बीमारी थी। क्लियर हुआ? लिखे बेटा हेडिंग डाल के, ह्यूमन डिजीज। स्पेलिंग को थोड़ा सुधार लेना, मैं गलत लिखा हूं। मानव रोग, इसका निर्धारण विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करता है। तो किसी पर्सन को हेल्दी पर्सन किसे कहेंगे? ये किसी पर्सन को स्वस्थ व्यक्ति किसे कहेंगे? जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो। लिखो लिखो इसको। फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग होते हैं उनको स्वस्थ, और जो इनपे पीछे होते हैं उनको मरीज कहते हैं। समझ में आया? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ओके डियर, ठीक। फिजिकली, मेंटली या फिर आपका सोशली जो वीक होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, मरीज। और जो उसमें स्ट्रॉन्ग है वो हेल्दी पर्सन।
ठीक, इसके आगे कल बताएंगे बेटा, पूरा डिटेल करेंगे बीमारी को। आज मैं थोड़ा ट्रीजर दे दिया हूँ, बहुत सारी चीजें है ना, कल पूरा समझाऊंगा, याद कराऊंगा कैसे कैसे बीमारी होती है, कौन कौन से, है ना। ठीक है, सिंड्रोम से हमारे शरीर में क्या क्या बीमारी है सब बताऊंगा। ठीक है, ठीक, ध्यान से सुनो बेटा। फिर से 10 मिनट का ब्रेक है, आप लोग खाना पीना, मुंह धोना है, नहाना है, जो भी करना है करके आइए। फिर से 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे। मैडम आपका कंप्यूटर क्लास है ना, एक कल से आप 8 सवा 8 बजे तक आने की कोशिश करिए, है ना। जाइए। बेटा इस क्लास को गेप नहीं करना, जो अभी क्लास होगी ना वो एकदम इम्पोर्टेंट क्लास है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको रिपीट नहीं करूंगा। हाँ, यहाँ बैठे ना मैडम, इनको थोड़ा बेसिक शुरू कीजिए ना।